Dear student, this is the third lecture of The Rise of Nationalism in Europe. इस लेक्चर में हम द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में जानेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आज हम जिस यूरोप को देखते हैं, जहां स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, बेल्जियम कंट्री लोकेटेड है, मिडिल 80 सेंचुरी से पहले यूरोप कॉन्टिनेंट्स ऐसा बिल्कुल नहीं था, यानी यहाँ एम्पायर रूल करते थे। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में मोनार्ची का अधीन था। यहाँ पर अलग अलग एरियाज़, लैंग्वेज, कास्ट, एथनिक ग्रुप के पीपल रहते थे, यानी इनका कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी और कॉमन कल्चर नहीं था। हैब्सबर्ग एम्पायर जो ऑस्ट्रिया हंगरी पर रूल करता था, यहाँ पर डिफरेंट रीजन, अल्पाइन रीजन के ट्रीरॉल, सुडेटेनलैंड, ऑस्ट्रिया और बोहेमिया रीजन्स के पीपल को जोड़कर बना था। यहाँ पे एटोक्रेसी क्लास में जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले ज़्यादातर पीपल थे। हंगरी में आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन मैग्यार और बाकी पॉपुलेशन अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे। इसके अलावा गालिसियत के ऑटोक्रेसी पोलिश लैंग्वेज बोलते थे। हैब्सबर्ग एम्पायर के अधिक से ज़्यादा पीपल जो कल्टीवेशन से जुड़े हुए थे, और यही फ़र्क पॉलिटिकल यूनिट को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था, क्योंकि वहाँ कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी और कॉमन कल्चर नहीं था। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर यूरोप के नेशनलिज्म और नेशन स्टेट का आइडिया कैसे उभरा। इसका आंसर आगे के लेक्चर में हमें जानने को मिलेगा। नेक्स्ट, द ऑटोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। ऑटोक्रेसी क्लास हमेशा से सोशल और पॉलिटिकल तौर पर इम्प्रेसिव हुआ करता था। उसका डिफरेंस लाइफ स्टाइल, यानी कि उनका लाइफ स्टाइल एक जैसा होता था। उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो किस एरिया से बिलोंग करते हैं, रूरल और अर्बन दोनों एरिया से बिलोंग रखते थे। उनके बीच बॉन्डिंग बहुत अच्छा होता था, जिसके कारण वो एक दूसरे फैमिली के बीच मैरिज भी कर लिया करते थे। उनका स्ट्रेंथ ऑफ नंबर बहुत कम था, फिर भी वो अपने बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन कंटिन्यू रखें। वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। वेस्ट एंड सेंट्रल यूरोप के कुछ एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशंस बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा, जिससे टाउन का डेवलप हुआ और उन टाउन में एक बिजनेस क्लास का राइज हुआ। इस न्यू क्लास का जन्म बाज़ार के लिए प्रोडक्शंस की मंशा से हुआ था, और इस फिनोमेनन ने समाज में न्यू ग्रुप्स और क्लासेस को जन्म दिया। इस न्यू सोशल क्लास में एक क्लास लेबर का था और दूसरा मिडिल क्लास के था। इनका इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, और यही मिडिल क्लास की यूनिटी आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी का रूप प्रदान किया। यानी आप कह सकते हैं कि मिडिल क्लास के बीच एक कलेक्टिव आइडेंटिटी और कॉमन कल्चर था, जिसकी वजह से यूरोप में राष्ट्रवाद की फीलिंग धीरे धीरे जगने लगी। नेक्स्ट, व्हाट डिड लिबरल
नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। अर्ली 19th सेंचुरी में आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी का आइडियोलॉजी लिबरलिज्म से जुड़ा था। लिबरलिज्म वर्ड लैटिन वर्ड के लाइबर से लिया गया है, जिसका मीनिंग फ्री होता है। लिबरल ऐसी गवर्नमेंट का सपोर्ट करता था जो सहमति से बनी हो। आपको याद होगा फ्रेंच वीमेन और प्रॉपर्टी विदाउट मैन को अपनी वोटिंग राइट्स के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। एवरी एडल्ट मैन को वोटिंग राइट्स कुछ टाइम के लिए जैकोबिन क्लब के रीजन में दिया गया, लेकिन नेपोलियन कोड ने इसे बंद कर दिया और विमेन को माइनर जैसा दर्जा दिया। और यही कारण था कि विमेन अपने फादर और हस्बैंड के कंट्रोल में होती थी। नेपोलियन कोड की एक और ख़ास बात थी इकोनॉमिक्स लिबरलाइजेशन। मिडिल क्लास भी इकोनॉमिक्स लिबरलाइजेशंस के सपोर्ट में था। इकोनॉमिक्स लिबरलाइजेशंस को समझने के लिए एक ऐसी एरिया का एग्जांपल लेते हैं जहां जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले पीपल रहते थे। अर्ली 19th सेंचुरी में यह एरिया में 39 स्टेट्स थे जो कई स्मॉल यूनिट्स में बटे हुए थे। और तो और हर यूनिट्स की ऑन करेंसी और मेजर्स सिस्टम होता था और इसका इफ़ेक्ट्स मार्चेंट्स को बहुत अधिक पड़ता था क्योंकि वो अलग अलग यूनिट से ट्रेड करते थे। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सिंगल इकोनॉमिक्स जोन बनाया गया ताकि गुड्स, पीपल और कैपिटल के लेन देन में कोई प्रॉब्लम ना हो। 1834 में पर्सिया की पहल पर जोअरलिन के कस्टम यूनियन का गठन हुआ और टैरिफ बैरियर्स को एबॉलिश किया गया और साथ ही साथ करेंसी रिड्यूस को 30 से घटाकर 2 कर दिया गया। और यही इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म के कारण धीरे धीरे राष्ट्रवाद की फीलिंग बढ़ने लगी। नेक्स्ट, अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850। 1815 में ब्रिटेन, रसिया, पर्सिया और ऑस्ट्रिया की ज्वाइंट फोर्स ने नेपोलियन को हराया था। नेपोलियन के हार के बाद यूरोपियन गवर्नमेंट कंजर्वेटिज्म को अपनाना चाहती थी। कुछ कंजर्वेटिव्स को लगता था कि सोशल और कंट्री का ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनमें से ज़्यादातर पीपल इस बात से एग्री थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव के एरिया में उन चेंजिंग को कंटिन्यू रखा जाए जो नेपोलियन ने किया था। इस तरह करने से मॉडर्नाइजेशंस, ट्रेडिशन, इंस्टीट्यूशंस और स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट, ट्रीटी ऑफ वीना। नेपोलियन को हराने वाली ज्वाइंट फोर्स ने यूरोप की न्यू प्रोफाइल बनाने के लिए वीना में एक मीटिंग की और इस मीटिंग का हॉस्पिटैलिटी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिच कर रहे थे। इस ट्रीटी का मेन एम था नेपोलियन ने जो चेंजिंग यूरोप में किया था उसे बदलना। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप लिए गए। फर्स्ट, फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय बर्बन फैमिली को सत्ता से हटा दिया गया था, उसे फिर से सत्ता दे दी गई। सेकेंड, फ्रांस की बाउंड्री पर कोई नेशन स्टेट्स बनाए गए, कई नेशन स्टेट बनाए गए
ताकि फ्यूचर में फ्रांस अपनी एम्पायर को बढ़ाने की कोशिश ना करे। थर्ड, नेपोलियन के बनाए गए 39 स्टेट्स जो एक जर्मन संगठन था उसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया। फोर्थ, ईस्ट रशिया को पोलैंड के कुछ एरिया दे दिया गया। एंड फिफ्थ, 1815 में जो कंजर्वेटिव रूल ने डिक्टोरियल टेंडेंसेस की थी वे किसी की कमेंट या अगेंस्ट को बर्दाश्त नहीं करती, इसीलिए सेंसरशिप लगा दिया गया। अगर पूछा जाए कि डे कौन सा था ट्रीटी ऑफ वीना का, तो 25 मार्च 1815। लास्ट, द रिवॉल्यूशनरीज। 1815 की इवेंट्स के बाद पनिशमेंट के डर से कई रिबेलर नेशनलिस्ट डाउन हो गए। 1807 में एक इटालियन क्रांतिकारी जिनका नाम था ज्यूसेप्पे मोत्सिनी ने जन्म लिया। 23 वर्ष के एज में वो कार्बोनारी के सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर बन गए थे। 24 इयर्स के एज में लिगुरिया में क्रांति फैलाने की कोशिश की, जिसके बाद 1831 में देश से निकाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने 2 अन्य सीक्रेट सोसाइटी का गठन किए। फर्स्ट, मार्से में यंग इटाली और वर्न में यंग यूरोप। इनका मानना था कि गॉड ने नेशन का ह्यूमैनिटी की नेचुरल यूनिट बनाया है, इसलिए इटली के छोटे छोटे स्टेट्स के इनकोहेरेंट इंस्टीट्यूशन से बदलकर एक डेमोक्रेटिक बनाने की ज़रूरत है। इनका थॉट परसुएंस करते हुए पीपल ने जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस और पोलैंड में सीक्रेट सोसाइटी बनाना शुरू किया। यह सब देखने के बाद कंजर्वेटिव्स अपनी पावर को और स्ट्रॉन्ग करने में जुट गई, क्योंकि वो ऐसे स्कॉलर से डरती थी। मॉडरेट और नेशनलिस्ट पीपल रिवोल्ट की फीलिंग को अधिक से अधिक फैलाने की कोशिश कर रहे थे। इन लोगों ने ज़्यादातर मिडिल क्लास के इलाइट पीपल यानी प्रोफेसर, स्कूल टीचर, क्लर्क और ट्रेडर्स थे। जुलाई 1830 में फ्रांस के मॉडरेट क्रांतिकारियों ने बर्बन किंग को उखाड़ फेंका। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना की, जिसका हेड लुइस फिलिप को बनाया गया। जुलाई के इस रिवोल्ट के बाद वर्सेल में भी लोगों के बीच गुस्सा बढ़ने लगा, जिसका रिजल्ट यह हुआ कि नीदरलैंड के यूनाइटेड किंगडम से बेल्जियम अलग हो गया और बेल्जियम एक नेशनल स्टेट बन गया। ग्रीस की इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल 1821 में स्टार्ट हुआ। ग्रीस को इंडिपेंडेंस दिलाने में ऐसे पीपल भी सपोर्ट किए जिसे देश से निकाल दिया गया था। इसके अलावा वेस्ट यूरोप के लोगों ने भी सपोर्ट किया। ग्रीस उस समय ओटोमन एम्पायर का हिस्सा था। 1832 ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल अकॉर्डिंग ग्रीस इस रिवोल्ट ने यूरोप कॉन्टिनेंट्स के एजुकेटेड क्लास के अंदर राष्ट्रवाद की फीलिंग्स स्ट्रॉन्ग कर दिया। हमने आपसे कहा था ना कि चिंगारी तो फ्रेंच से निकला था, लेकिन देखते देखते पूरे यूरोप में फैलना स्टार्ट हो गया था। और इस लेक्चर की मदद से आप समझ गए होंगे कि किस तरह एक के बाद एक यूरोप कंट्री एक नेशनल स्टेट बनते जा रहा था।
इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम द एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830 से 48 के बीच जानेंगे। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।